मुलाकात। चीन अपने कानूनी हितों की रक्षा में सभी जरूरी कदम उठाएगा। मुंबई में चीनी महावाणिज्य दूत ने महाराष्ट्र के गवर्नर व कर्नाटक के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। पेजिंग समय के मुताबिक 25 फरवरी की दोपहर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की राजधानी पेजिंग के त्याओ यू थाई स्टेट गेस्ट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की, जो चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और जर्मनी क्रमशः दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और चीन व जर्मनी के बीच संबंध न केवल दोनों देशों के हितों से जुड़े हैं, बल्कि यूरोप और दुनिया पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सबसे गहन परिवर्तन हो रहे हैं। दुनिया जितनी अधिक अशांत और जटिल होती जा रही है, चीन और जर्मनी को रणनीतिक संचार मजबूत करने, रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने और चीन व जर्मनी के बीच सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी के निरंतर विकास को बढ़ावा देने की उतनी ही अधिक आवश्यकता है। शी जिनपिंग ने चीन जर्मनी संबंधों के भविष्य के विकास के लिए 3 सुझाव पेश किए। पहला, एक दूसरे का समर्थन करने वाले विश्वसनीय साझेदार बनना। दूसरा, खुले विचारों वाले पारस्परिक तौर पर लाभकारी नवोन्मेषी साझेदार बनना। तीसरा, एक दूसरे को समझने और सराहना करने वाले मानवीय और सांस्कृतिक साझेदार बनना। मर्ज ने कहा कि राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से जर्मनी और चीन ने मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा है, जिससे दोनों देशों के लोगों को लाभ मिला है। जर्मनी चीन के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है, एक चीन की नीति का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के साथ मित्रता की परंपरा को जारी रखने, आपसी सम्मान और खुले सहयोग को बनाए रखने और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लगातार गहरा करने के लिए तत्पर है। उधर चीन और जर्मनी ने 25 फरवरी को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली औपचारिक चीन यात्रा पर संयुक्त प्रेस बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं ने चीन जर्मनी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सवालों और आर्थिक नीति आदि मुद्दों पर राय का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने चीन जर्मनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के तहत अच्छे सहयोग का सकारात्मक मूल्यांकन किया। दोनों पक्षों का समान विचार है कि पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ व साझी जीत, खुलेपन और वार्तालाप जारी रखना, समान चुनौतियों के निपटारे के लिए सहयोग करना द्विपक्षीय संबंधों के विकास के मूल सिद्धांत हैं। इस यात्रा ने दोनों देशों की साझेदारी में नई शक्ति डाली है। दोनों पक्षों ने बल दिया कि चीन जर्मनी अंतर सरकारी सलाह मशविरा व्यवस्था दोनों देशों का सर्वांगीण सहयोग बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाती है। दोनों पक्षों ने जोर दिया कि आर्थिक और व्यापारिक सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दोनों पक्ष पारस्परिक सहयोग और साझी जीत गहराने को तैयार हैं। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी जोर दिया कि खुलेपन और वार्तालाप, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के लिए बाजार खोलना बेहद जरूरी है। दोनों पक्ष ईमानदार व खुले वार्तालाप से एक दूसरे की चिंता दूर करना चाहते हैं, ताकि दीर्घकालिक, संतुलित, विश्वसनीय और सतत आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को सुनिश्चित किया जा सके। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र के स्थान की डटकर सुरक्षा करेंगे और बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार पर कायम रहेंगे। दोनों पक्ष यूएन चार्टर और सैद्धांतिक आधार पर यूक्रेन में युद्ध विराम और स्थायी शांति के लिए कोशिशों का समर्थन करते हैं। उधर चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 25 फरवरी को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के संबंधित बयान के बारे में संवाददाता के सवाल का जवाब दिया। संवाददाता ने पूछा कि हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ने कहा है कि अमेरिका पहले चरण के चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक समझौते के कार्यान्वयन में चीन के प्रदर्शन के बारे में 301 जांच को आगे बढ़ाएगा और संभवतः टैरिफ संबंधी कदम उठाएगा। इस पर चीन की क्या टिप्पणी है? इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि पहले चरण का चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक समझौता 2020 के शुरू से प्रभावी हुआ। उसके बाद चीन ने अनुबंध की भावना पर कायम रहते हुए महामारी के अचानक असर और इससे पैदा आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और वैश्विक आर्थिक मंदी प्रतिकूल कारकों पर काबू पाने का प्रयास किया। चीन ने बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा मजबूत करने और वित्तीय व कृषि उत्पाद बाजारों का खुलापन बढ़ाने आदि में पूर्व निश्चित समय पर अपना वादा निभाया। व्यापारिक सहयोग में भी चीन ने समझौते को पूरी तरह से पूरा किया है। इसके विपरीत अमेरिका ने चीन पर निर्यात नियंत्रण को सख्त किया और दो तरफा निवेश पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने समझौते की भावना का उल्लंघन किया और समझौते को लागू करने के माहौल और शर्तों को खराब बनाया। सही या गलत को चीन ने श्वेत पत्र में स्पष्ट तौर पर बताया है।
प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल से चीन और अमेरिका ने क्रमशः 5 चरणों का व्यापारिक और आर्थिक परामर्श किया और सिलसिलेवार अहम उपलब्धियां हासिल की। आशा है कि अमेरिका पहले चरण के समझौते के कार्यान्वयन को वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत तरीके से देखेगा। चीन अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। अगर अमेरिका फिर भी संबंधित जांच को बढ़ाना चाहता है तो चीन अपने कानूनी हितों की रक्षा में सभी जरूरी कदम उठाएगा। उधर चीनी वाणिज्य मंत्रालय समेत 7 विभागों ने 25 फरवरी को प्रोत्साहित आयात सेवा विषय सूची का संशोधित संस्करण जारी किया। इसमें अन्य पेशेवर सेवा और चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा जोड़ी गई है। बताया जाता है कि अन्य पेशेवर सेवा में ग्रीन बिल्डिंग और अन्य कम कार्बन संबंधित डिजाइन, मूल्यांकन या प्रमाणन सेवा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सेवा शामिल हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा में गंभीर रोग से जुड़ी चिकित्सा सेवा और देखभाल, पुनर्वास व स्वास्थ्य संवर्धन सेवा शामिल हैं। इसके साथ ही प्रोत्साहित आयात सेवा के कुछ विषयों में समायोजन किया गया है और आयात बढ़ाने की जरूरत न होने वाली सेवाएं हटाई गई हैं। मुख्य तौर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी की विकास सेवा, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा और संसाधन उपयोग सेवा आदि में सुधार किया गया है। बताया जाता है कि प्रोत्साहित आयात सेवा विषय सूची 2016 में जारी की गई थी। उसके बाद 2019 में इसमें समायोजन किया गया। 2024 में वाणिज्य मंत्रालय ने फिर एक बार इसमें सुधार किया। उधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में चीनी फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व 9 अरब युआन से अधिक रहा, जिससे यह अस्थायी तौर पर विश्व के एकल बाजार बॉक्स ऑफिस में पहले स्थान पर आ गया। 2026 के वसंत महोत्सव फिल्म सीजन का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। राज्य फिल्म प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 2026 के वसंत महोत्सव फिल्म सीजन का बॉक्स ऑफिस राजस्व 5.752 अरब युआन रहा। औसत टिकट मूल्य में पिछले साल की तुलना में 6% की कमी आई। फिल्म देखने वालों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच गई और कुल स्क्रीनिंग की संख्या 45.5 करोड़ रही, जिसने चीनी फिल्म इतिहास में वसंत महोत्सव से फिल्म सीजन के दौरान कुल स्क्रीनिंग की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन के फलते फूलते फिल्म बाजार का संबंध तकनीकी सशक्तिकरण से प्राप्त दृश्य उन्नयन से भी जुड़ा हुआ है। चीन के फिल्म उद्योग की मजबूत क्षमताएं दर्शकों को बड़े पर्दे का गहन और प्रभावशाली अनुभव प्रदान करती हैं। उधर 2026 फिल्म अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन वर्ष से प्रेरित होकर विभिन्न क्षेत्रों ने दर्शकों में फिल्म देखने के उत्साह को बढ़ाने के लिए विशिष्ट फिल्म अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन गतिविधियां भी चलाई हैं। उधर मुंबई में चीनी महावाणिज्य दूत छिनचे ने महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार मुलाकात की। आचार्य देवव्रत ने चीनी जनता को चीनी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और प्राचीन सभ्यताएं भी। दोनों पक्षों को मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करना चाहिए। ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर भारत और चीन मिलकर प्रयास करने से वैश्विक विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे आकार देंगे। वहीं छिनचे ने कहा कि 2024 से दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन और भारत के बीच संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं और संबंधित क्षेत्रों में आदान प्रदान व सहयोग बढ़ रहा है। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 25 फरवरी को इजराइल पहुंच गए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह मोदी का दूसरा इजराइल दौरा है। इजरायली संसद में बोलते हुए मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि और इजराइल की तकनीकी नवाचार में ताकत एक भविष्योन्मुखी साझेदारी के लिए स्वाभाविक आधार बनाती है और क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग कई तालमेल पैदा कर सकता है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। आज हम फिर आपके सामने मौजूद हैं अपनी एक नई कड़ी के साथ, जिसका शीर्षक है लंबी दीवार का परिचय। उत्तर चीन में लंबी दीवार घुमावदार नागराज की ही तरह फैली हुई है, जो अपार रेगिस्तान, ऊंचे पर्वतों और विस्तृत चरागाहों से होकर सागर तक पहुंचती है।
लंबी दीवार दुनिया में वास्तुकला के दुर्लभ आश्चर्यों में से एक है। कहा जाता है कि अंतरिक्ष यान के चालक चांद से पृथ्वी को देखते समय जो निर्मित वस्तु साफ साफ देख पाए थे, उनमें एक लंबी दीवार भी थी। प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि शत्रुओं के अतिक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए ही लंबी दीवार का निर्माण किया गया था। सबसे पहले वसंत और शरद काल 770 से 476 ईसा पूर्व तक के छू राज्य ने यह तरीका अपनाया। छू राज्य की लंबी दीवार चौकोर दीवार कहलाती थी। इसका निर्माण 656 ईसा पूर्व के पहले किया गया था। ये दीवार वर्तमान खनान प्रांत के दक्षिणी भाग में फुन्यू पर्वत के क्षेत्रों में बनाई गई थी। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर थी। बाद में छी, वेई, चाओ, येन और छिन राज्यों ने भी अपनी अपनी लंबी दीवारों का निर्माण किया। छिन राजवंश के प्रथम सम्राट शी हुआंग ने 6 राज्यों को नष्ट करने के पश्चात विभिन्न राज्यों में मौजूद लंबी दीवारों को तोड़ने की आज्ञा दी और फिर येन और चाओ राज्यों और छिन राज्य के उत्तरी भाग में स्थित लंबी दीवारों को जुड़वाया। इससे उत्तरी चीन में एक मजबूत रक्षा व्यवस्था बन गई। सम्राट शी हुआंग ने लगभग 5000 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण करवाया था। तब से लंबी दीवार छिन सम्राट के नाम के साथ साथ विश्वविख्यात होने लगी। छिन राजवंश की लंबी दीवार पश्चिम में लिनथाओ यानी वर्तमान कांसू प्रांत के मिनशियन काउंटी से पूर्व में ल्याओतुंग वर्तमान ल्याओनिंग प्रांत का ल्याओयान तक फैल गई थी। ऐतिहासिक अभिलेख में ये उल्लेख मिला है कि सम्राट शी हुआंग के 30वें शासन वर्ष यानी 217 ईसा पूर्व में लंबी दीवार का निर्माण प्रारंभ किया गया और इसका निर्माण कार्य 9 वर्ष में पूरा किया गया। सेनापति मंग थिंग ने इस परियोजना की अध्यक्षता की थी। इस लंबी दीवार को बनाने के सक्रिय महत्व थे उत्तर चीन से घुमंतु जाति के घुड़सवार सैनिकों की हलचलों की रोकथाम करना, उत्तर चीन के 12 प्रीफेक्चरों का उद्धार सुनिश्चित करना और मध्य चीन के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की रक्षा करना। लेकिन सम्राट शी हुआंग ने अपनी यश वृद्धि के लिए इस निर्माण को जल्दी से पूरा करना चाहा। इसलिए सारे चीन के लाखों आदमियों को अपना नियमित उत्पादन छोड़कर लंबी दीवार बनाने में जुटना पड़ा। इससे मेहनतकश जनता पर भारी बोझ और अधिक बढ़ गया। बेगार के कारण अनगिनत लोग लंबी दीवार के निर्माण स्थल पर ही मर गए। इस बारे में एक कहानी मंग च्यानवी आज भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि मंग च्यानवी एक सुंदर और बुद्धिमती युवती थी। एक दिन वो अपने आंगन में खेल रही थी। अचानक अंगूर की लता के नीचे एक दिन उसकी एक पढ़े लिखे नौजवान फांग शीलियांग से भेंट हुई, जिसने बेगार से बचने के लिए मंग परिवार के आंगन में शरण ली थी। युवक और युवती में प्रथम दृष्टि में प्रेम हो गया। युवती के माँ बाप ने भी इस युवक को पसंद किया, इसलिए एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थानीय सरकार को पता लगा कि फान बेगार से बचने के लिए यहाँ भाग आया था। सुहाग रात को ही स्थानीय सरकार के कारिंदे फान को पकड़कर ले गए। मंग च्यानवी बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे रात दिन अपने पति की याद आती रही। जाड़ों में अचानक बर्फ गिरी। मंग को याद आया कि लंबी दीवार पर बेगार करने वाला उसका पति बहुत कम कपड़े पहने हुए था। रातों रात उसने अपने पति के लिए रुई के कपड़े बनाए और वो बहुत दूर चलकर अपने पति से मिलने लंबी दीवार पर आई। दुर्भाग्य से फान शीलियांग बेगार के अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सका था और अपनी पत्नी के आने से पहले ही निर्माण स्थल पर ही मर चुका था। निर्दय अधिकारी ने उसके शव को लंबी दीवार की नींव के नीचे ही दफना दिया था। ये खबर सुनकर जहां उसके पति को दफनाया गया था, वहां मंग च्यानवी लगातार 3 दिन 3 रातों तक रोती रही। अंत में उस स्थान पर लंबी दीवार गिर पड़ी और उसके पति का शव बाहर निकला। इस कहानी से प्रकट होता है कि जनता किस प्रकार छिन राजवंश के निर्दयी शासन से घृणा करती थी। आज लंबी दीवार के पूर्वी छोर पर शानहाई-क्वान दर्रे के पास एक च्यानवी यानी सती महिला मंदिर है, जिसमें मंग च्यानवी की कब्र है। कब्र के पास एक शिला है जिस पर वांगफू शी यानी पति की प्रतीक्षा शिला ये 4 शब्द अंकित हैं। हान राजवंश 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी में निर्मित लंबी दीवार छिन राजवंश की लंबी दीवार से लंबी थी। ये पूर्व में यालू नदी के किनारे से पश्चिम में शिनचांग उइगर स्वायत्त प्रदेश की नोरपुर झील तक फैली हुई थी। इसकी कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी अधिक थी। ये इतिहास की सबसे लंबी दीवार है। जब हान राजवंश ने पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा पड़ती भूमि का उद्धार करने के लिए भीतरी इलाकों के निवासियों का स्थानांतरण किया, तब लंबी दीवार ने रेशम मार्ग की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हान राजवंश की लंबी दीवार का अवशेष आज होशी गलियारे से शिनचांग तक प्राचीन मार्गों पर ज्यों का त्यों नजर आता है। हान राजवंश के बाद लंबी दीवार में कई बार परिवर्तन हुए थे। मिंग राजवंश 1368 से 1644 ईस्वी तक में 1368 से 1600 वर्ष तक के कुल 230 वर्षों के दौरान लंबी दीवार का पुनर्निर्माण किया गया। इस काल में लंबी दीवार के पुनर्निर्माण का पैमाना सबसे बड़ा और उसकी तकनीक सबसे अच्छी थी। जब मिंग राजवंश के सम्राट छंगचू ने अपनी राजधानी का पेइचिंग में
स्थानांतरण किया तो लंबी दीवार के पूर्वी भाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिका भली भांति निभाई और वो देश की राजधानी की सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। इसलिए यहाँ की लंबी दीवार बड़े बड़े पत्थरों और बड़े आकार की ईंटों से बनी हुई थी। सबसे बड़ा पत्थर 3 मीटर लंबा था और उसका भार 1000 किलोग्राम था। मिंग राजवंश की लंबी दीवार पश्चिम में कांसू प्रांत के च्यायुईक्वान दर्रे से पूर्व में यालू नदी के मुहाने तक फैली हुई थी। इसकी कुल लंबाई 6350 किलोमीटर थी। आज हम जो लंबी दीवार देख पाते हैं वो उसी समय में बनी हुई थी। लंबी दीवार का इतिहास छिन सम्राट से प्रारंभ होकर आज तक 2000 वर्ष पुराना हो चुका है। लंबी दीवार चीन की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक के रूप में विश्व विख्यात है। साथ ही वो चीन की विभिन्न जातियों में आपसी छीना झपटी का ऐतिहासिक मंच भी बन गई है। शांसी प्रांत के उत्तर में स्थित लंबी दीवार पर ही मशहूर पायतंग युद्ध हुआ था। हान राजवंश के सम्राट ल्यूपांग ने अभी अभी राजपद संभाला ही था कि उत्तर क्षेत्र में बसे हुनों ने दक्षिण चीन पर हमला कर दिया। हुनों का मुखिया मोतू 3 लाख सैनिकों को लेकर माई यानी वर्तमान शांसी प्रांत के शुयियन काउंटी से येनमन और लाओफान पर टूट पड़ा। उसने लंबी दीवार को पार कर सीधे थाईवान नगर की ओर कूच किया। सम्राट ल्यूपांग ने 3,20,000 सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया। दुर्भाग्य से वे पायतंग वर्तमान शांसी प्रांत के ताथुंग नगर के आसपास में हुनों के घेरे में फंस गए। बाद में हान राजवंश ने हुनों की रानी को बड़ी रिश्वत दी, तब जाकर सम्राट ल्यूपांग को रिहाई मिली। लंबी दीवार के एकदम पूर्वी छोर पर शानहाई क्वान दर्रा स्थित है, जो लंबी दीवार का प्रथम दर्रा भी कहलाता है। वहां का धरातल बहुत दुर्गम है। इतिहास में इस इलाके की छीना झपटी के लिए कई बार लड़ाइयां हुई थीं। उदाहरण के लिए मिंग राजवंश के अंत में यहाँ किसान सेना के नेता ली चीछंग और शानहाई क्वान दर्रे पर तैनात मिंग राजवंश के सेनापति ऊ सानकोई के बीच घमासान युद्ध हुआ था। ऊ सानकोई ने मानचौ जाति के सैनिकों के साथ साठगांठ कर किसान नेता पर प्रहार किया। ली चीछंग सैनिकों की कमी होने और दोनों तरफ से आए दुश्मनों का सामना करने की वजह से युद्ध में असफल हुआ। बाद में ऊ सानकोई ने शानहाई क्वान दर्रे का दरवाजा खोलकर मानचौ जाति के सैनिकों को दर्रे के अंदर आने दिया, जिससे मिंग राजवंश का शासन समाप्त हो गया। प्राचीन काल में लंबी दीवार पर सामरिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण स्थान येनमन क्वान दर्रा था, जो शांसी प्रांत के ताइशियन काउंटी के उत्तर पश्चिम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। युद्धरत राज्यकाल 475 से 221 ईसा पूर्व में चाओ राज्य के प्रसिद्ध सेनापति ली मू ने येनमन क्वान दर्रे पर हुनों से युद्ध किया था। स्थानीय जनता ने उसकी समृद्धि में चिंगपियन यानी सीमा रक्षा मंदिर का निर्माण किया। यहाँ ली मू का एक समाधि शिलालेख आज तक मौजूद है। हान राजवंश के जनरल ली क्वांग ने भी यहाँ हुनों के खिलाफ कई बार युद्ध किया। एक बार युद्ध में हुनों ने उसे पकड़ लिया और उसे 2 घोड़ों के बीच बंधे एक जाल में डाल दिया। वो जानबूझकर मृतक जैसा बनकर लेट गया। जब दुश्मनों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया तो अचानक वो मौका पाते ही छलांग लगाकर उठ गया। उसने हुनों के एक सैनिक को घोड़े से नीचे धकेल दिया और उस घोड़े को छीनकर उस पर सवार होकर भाग गया। उत्तरी सुंग राजवंश 960 से 1127 ईस्वी तक के यांग परिवार के सभी सेनापतियों ने येनमन क्वान दर्रे पर पराक्रम दिखाया। आज तक येनमन क्वान दर्रे के उत्तर में यांग सेनापति का मंदिर बना हुआ है, जिसमें अजय के नाम से मशहूर सेनापति यांग ये और उसकी पत्नी शी थाई च्युन की मूर्तियां स्थापित हैं। पेइचिंग के उत्तर पश्चिम में लंबी दीवार पर चुइयुंग क्वान दर्रा है, जो 2 पर्वतों के बीच एक घाटी में स्थित है। प्राचीन काल से ये दुर्गम रास्ता कहलाता है। हान राजवंश के समय से यहाँ एक मशहूर रणभूमि है। 13वीं सदी के मध्य में किन राजवंश 1115 से 1234 ईस्वी तक और मंगोल जाति के सैनिकों के बीच इस जगह पर घमासान लड़ाई हुई थी। किन सेना ने मंगोल सैनिकों के खिलाफ पिघले लोहे के पानी से चुइयुंग क्वान दर्रे के दरवाजों को बंद किया और इस दर्रे के आसपास 50 किलोमीटर दूर रास्तों पर लोहे के कांटेदार रक्षात्मक औजार लगा दिए। मगर दूसरे दिन सुबह मंगोल सैनिकों ने चंगेज खान के नेतृत्व में जंगल की एक पगडंडी से होकर चुइयुंग क्वान दर्रे को आसानी से पार कर लिया। युआन राजवंश 1271 से 1368 ईस्वी के अंत में जब मिंग नेता तातु वर्तमान पेइचिंग पर हमला कर रही थी, तब युआन राजवंश के सम्राट शुंती अपनी रानी रखैलों और अपने उत्तराधिकारी राजकुमार को लेकर उत्तर की ओर भागते समय भी इसी दर्रे से होकर बाहर जा निकले थे। मिंग राजवंश की लंबी दीवार के एकदम पश्चिमी छोर पर एक च्यायी क्वान दर्रा है, जो कांसू प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में भी एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान था। आज तक इस दर्रे के पश्चिमी द्वार के बाहर से 100 मीटर की दूरी पर एक स्मारक बना है, जिस पर छिंग राजवंश 1368 से 1644 ईस्वी तक में 4 चीनी रेखाक्षर ठेन शा शुंग यानी दुनिया का आलिशान दर्रा अंकित है। च्यायुई क्वान दर्रा मौजूदा लंबी दीवार से जुड़ने वाले दर्रों में सबसे सुरक्षित और संपूर्ण माना जाता है।
ये च्याई क्वान पहाड़ में स्थित है। उसके दक्षिण में साल भर हिमाच्छन्न रहने वाला छीलियन पर्वत खड़ा है और उत्तर में विशाल गोबी रेगिस्तान। यहाँ की लंबी दीवार घुमावदार रूप से पूर्व की ओर अनंत दूरी तक फैली हुई है। आधुनिक काल में लंबी दीवार चीनी जनता द्वारा हमलावरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण किलाबंदी बन गई है। 1900 में 8 विदेशी शक्तियों ने शानहाई क्वान दर्रे और चुइयुंग क्वान दर्रे पर हमला किया। स्थानीय जनता ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया। जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध 1937 से 1945 ईस्वी में लंबी दीवार के अंदर और बाहर रहने वाले अनगिनत श्रेष्ठ चीनी बेटे बेटियों ने जापानी साम्राज्यवाद की हमलावर सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। जब 1933 में जापानी सेना ने छाहाअड़ के उत्तरी भाग यानी वर्तमान के हेपेई प्रांत के उत्तरी भाग के चांगच्याखाओ में अतिक्रमण किया, तब राष्ट्रीय वीर और कम्युनिस्ट ची होंगछांग, देशभक्त जनरल फंग युईशांग और फांग चन-ओ ने जापानी आक्रमण विरोधी संयुक्त जनसेना को गठित किया। उन्होंने हेपेई प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित लंबी दीवार के निकट हमलावर सेना से खूनी लड़ाई लड़ी। युद्ध में संयुक्त जनसेना के प्रधान कमांडर ची होंगछांग ने हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों से मुठभेड़ की। शुन ई काउंटी और ह्वायर ओ काउंटी के बीच खड़े न्यू लान पर्वत पर हुई हाथों हाथ लड़ाई में वे हवाई जहाजों की बमबारी और बंदूक की परवाह न करके तलवारधारी दल का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। इससे दुश्मन भीगी बिल्ली की तरह 9-2-11 हो गए। थोलुन यानी वर्तमान भीतरी मंगोलिया और हेपेई प्रांत की सीमा पर की लड़ाई में ची होंगछांग ने अपनी कविता से सैनिकों को प्रोत्साहित किया। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं दुश्मनों के साथ सह अस्तित्व नहीं कर सकूंगा। यदि दुश्मन मुझे नहीं मार डालते तो मैं दुश्मनों को मार डालूंगा। हमारी प्रादेशिक भूमि के आधे हिस्से का रंग बदल गया है। यदि आप देशभक्त पुरुष हैं तो आपको अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। इस युद्ध से ये पूरी तरह प्रकट हो गया कि चीनी राष्ट्र भी लंबी दीवार की भांति ही अजेय है। आज पुरानी लंबी दीवार अपनी पहले की भूमिका अदा नहीं करती, लेकिन वो पूरे चीनी राष्ट्र का प्रतीक है। दुनिया भर में प्रसिद्ध लंबी दीवार सदा के लिए पूर्व में खड़ी रहेगी। तो श्रोता मित्रों, लंबी दीवार का परिचय यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर जब राजमाता को निमंत्रण देने पहुंचता है तो वह सुनकर बहुत खुश होती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ कुछ छोटी पिशाचियां भी चलती हैं, लेकिन वह मना कर देती है कि मेरे बेटों के पास इस सब का इंतजाम है, इसलिए तुम्हारे चलने की कोई जरूरत नहीं। फिर वे आगे बढ़ चलते हैं। वानर आगे आगे चल रहा होता है और पीछे पालकी उठाए हुए पिशाचियां चल रही होती है। तभी वानर कुछ खाने का नाटक करता है और बाकी पिशाचियों को बुलाकर उन्हें मार डालता है। उसके बाद वह राजमाता को भी मौत के घाट उतार देता है और फिर खुद राजमाता बनकर वापस दानव राजों के पास पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अभी तक छत की धरण पर लटका हुआ शूकर यह देखकर अट्टहास करने लग गया। भिक्षु ऋतात्मा ने उससे कहा, आप कितने विचित्र हैं जो लटकाए जाने पर भी हंस रहे हैं। शूकर बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। भिक्षु ऋतात्मा ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं, जरा बताइए तो सही। जब वह बुढ़िया अंदर आई तो मुझे डर लग गया था कि अब हमें पकाकर खा लिया जाएगा, लेकिन यह तो वह बुढ़िया है ही नहीं, ये तो वही पुरानी कहानी है। भिक्षु ऋतात्मा ने दोबारा पूछा, पुरानी कहानी? कौन सी पुरानी कहानी? शूकर बोला, वह अश्वरक्षक, वह यहाँ आ पहुँचा है। भिक्षु ऋतात्मा ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? जब वह आगे झुककर बोला, मेरे बच्चों उठो, तो उसकी पीठ के पीछे से पूंछ बाहर निकल आई थी। तुमसे ज्यादा ऊंचा लटका होने की वजह से मैं यहाँ से तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा साफ देख सकता हूँ। भिक्षु ऋतात्मा बोला, बातें करना बंद कीजिए, सुने तो वे क्या कह रहे हैं। शूकर मान गया और बोला, हाँ यही ठीक रहेगा। दोनों दानव राजों के बीच बैठे हुए वानर ने पूछा, हाँ तो मेरे बच्चों, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? उन्होंने जवाब दिया, माँ, पिछले कई दिनों से हम आपके प्रति अशिष्ट सिद्ध हुए हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन आज सुबह हमने थांग भिक्षु को पकड़ लिया है और हम उसे अकेले ही खाने का सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसको जीवित ही आपको उपहार में देने का तय किया है। उसे पकाने के बाद हम पहला निवाला आपको खिलाने के लिए आमंत्रित करेंगे, इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। वानर ने जवाब दिया, प्यारे बच्चों, मैं थांग भिक्षु का मांस तो नहीं खा पाऊंगी, लेकिन मैंने सुना है कि शुकर के कान बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या तुम उन्हें कटवाकर पकवा सकते हो? मदिरा के घूंटों के साथ साथ उन्हें कुतरना बहुत अच्छा होगा। यह सुनते ही आतंक में भरा शूकर चीख उठा, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू तो मेरे कान कटवाने यहाँ आया है। ठीक है, फिर मैं जो कुछ कहूँगा उसे सुनकर तुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी।
हे भगवान, मंद बुद्धि के इन शब्दों ने सारा भांडा फोड़ दिया। वानर राज का तो खेल ही खत्म हो गया। ठीक उसी समय छोटे पिशाचों, पर्वतारक्षियों और द्वारपालों का एक समूह अंदर घुस आया और कहने लगा, सम्राट, सर्वनाश हो गया। नवदीक्षित सुन ने वृद्धा राजमाता को मार डाला है और खुद उनका रूप धर लिया है। यह सुनते ही दानव राजों के तर्क वितर्क करने का मौका ही नहीं रहा। उन्होंने सप्त नक्षत्र खंग बाहर निकाल लिया और वानर के मुंह की ओर दे मारा। भव्य महान मनीषी निमिष मात्र में पलट गया। सारी गुफा एक लाल प्रकाश से भर गई और वानर वहाँ से गायब हो गया। उसके लिए ऐसे छल करना बहुत मनोरंजक काम हुआ करता था। वह खुद को किसी भी ठोस पदार्थ में जमा सकता था या भाप बनकर बिखर सकता था। वरिष्ठ दानव राज का तो संत्रास से सिर ही चकरा गया। दूसरे सभी दानव भी हथेलियां रगड़ने या सिर हिलाने लग गए। बड़े दानव राज ने कहा, भाई, थांग भिक्षु, भिक्षु रेतात्मा, शूकर, सफेद घोड़ा और उनका सारा सामान नवदीक्षित सुन को वापस देकर ये झगड़ा खत्म कर लेना ही सही रहेगा। छोटा दानव राज बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान ही जानता है कि इन सभी भिक्षुओं को बंदी बनाने की योजना बनाने में हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा था। और अब आप इस नवदीक्षित सुन के आश्चर्यजनक रूपांतरणों से इतना ज्यादा डर गए हैं कि उन सबको आप वापस लौटा देना चाहते हैं। आप तो सचमुच कायर हैं। कोई भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप तो केवल बैठे रहे और इतना ज्यादा संत्रासग्रस्त होना बंद कर दें। आपके इस सुन की महान जादुई शक्तियों का इतना गुणगान मैंने सुन लिया कि अब मैं और नहीं सुन सकता। लेकिन भेंट होने पर भी उसकी चतुराई मेरी चालों की टक्कर हुई कहाँ है? मेरा कवच ले आओ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके साथ 3 चक्र युद्ध करूंगा। अगर उन 3 चक्रों में वह मुझे हरा न सका तो हम थांग भिक्षु को खा डालेंगे। लेकिन अगर मैं उसे हराने में समर्थ न हुआ तो हम उसे थांग भिक्षु वापस दे देंगे। वरिष्ठ दानव राज बोला, भाई, तुम ठीक कह रहे हो। यह कहकर उसने कवच निकाल ले आने की आज्ञा दी। कवच ले आया गया। कवच को अच्छे से कस लेने के बाद छोटे दानव राज ने अपनी तलवार उठा ली और ऊंचे सुर में पुकारता हुआ वह गुफा से बाहर निकल पड़ा। अरे ओ नवदीक्षित सुन, तू कहाँ निकल भागा है? अब तक महान मनीषी मेघों के बीच जा पहुंचा था। जैसे ही उसने अपना नाम पुकारा जाता सुना, वह पीछे मुड़कर देखने लग गया और उसे छोटे दानव राज दिखाई दे गया। उसने अपनी देह का बहुत बढ़िया रूपांतरण कर रखा था। छोटा दानव राज गर्जा, नवदीक्षित सुन, तू हमें हमारी निधियां और हमारी माता जी वापस लौटा देगा तो हम भी थांग भिक्षु को धन ग्रंथ ले आने के लिए आजाद कर देंगे। अब मनीषी उसे अब शब्द कहने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे नीच घिनौने दानव, तू नहीं जानता कि मुझसे टकराकर तेरी हालत कैसी हो जाएगी। हमारे गुरुदेव, मेरे गुरु भाई, हमारा सफेद घोड़ा और सारा सामान वापस लौटा दे और साथ में पश्चिम की यात्रा के लिए कुछ मार्ग व्यय भी दे दे। इसमें अगर ना का जरा सा भी आभास तेरे मुंह से निकला तो अपनी गर्दन के लिए तू खुद ही रस्सी तैयार करना ताकि मुझे कष्ट ना उठाना पड़े। यह सुनते ही छोटा दानव राज एक मेघ पर सवार होकर ऊपर उठाया और वानर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आकाश के बीचों बीच में अपनी तलवार घुमाने लग गया। वानर ने उसके मुंह की ओर अपने लोहदंड का वार कर दिया। अब आसमान के बीच चल उठा उनका संग्राम सच में बहुत ही भव्य था। 3 चक्र युद्ध लड़ते रहने पर भी दोनों में से कोई भी जीत नहीं सका। बहुत कुछ होने पर भी वानर उसका प्रदर्शन नहीं कर रहा था। वह सोच रहा था, इसका मतलब हुआ कि यह हिंसक दानव मेरे लोहदंड का योग्य प्रतिद्वंदी है। मैंने इसकी 3 निधियां तो हथिया ही ली हैं, फिर इसके साथ इस तरह अंधाधुंध लड़कर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इसकी अपेक्षा तो इसको तूंबे या जेड पात्र में भर लेना ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसने और भी सोचा, लेकिन वह ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि कहा भी जाता है, अधिकृत वस्तु पर नियंत्रण उसके अधिकारी का ही हुआ करता है। अगर उन दोनों निधियों ने मेरे आदेशानुसार अपना काम नहीं किया तो मेरा सारा किया धरा बर्बाद हो जाएगा। मैं इस दीप्यमान स्वर्ण रज्जू से ही बांध लेता हूँ। छोटे दानवराज की जादुई तलवार का वार एक हाथ से अपने लोहदंड पर झेलकर भव्य महान मनीषी ने अपने दूसरे हाथ में वह स्वर्ण रज्जू थाम ली और दानवराज को बांध लेने के लिए उसे उसकी ओर फेंक दिया। सीटी सी बजाती हुई रज्जू हवा में उड़ चली। दानवराज रज्जू संकर्षक मंत्र भी जानता था और रज्जू शिथिलीकरण मंत्र भी। जब वह दूसरों को उस रज्जू से बांधता था तो वह संकर्षक मंत्र का पाठ कर देता था। फिर कोई भी उस रज्जू के बंधन से खुद को आजाद नहीं कर पाता था। लेकिन जब वह अपने ही पक्ष के लोगों को उसमें बांध लेता था तो वह शिथिलीकरण मंत्र पढ़ देता था और किसी को कोई मुसीबत नहीं हो पाती थी। अपनी ही पारिवारिक निधि को पहचान कर उसने शिथिलीकरण मंत्र का पाठ कर दिया, जिससे रज्जू के फंदे खुल गए। वह आजाद हो गया और उसने उसी रज्जू को वानर की ओर फेंक कर उसे जकड़ लिया। खुद को सिकोड़कर महान मनीषी कोई जादू कर पाता, इससे पहले ही दानवराज ने संकर्षक मंत्र का पाठ खत्म कर दिया। वानर उस पाश में पूरी तरह से बंध गया और किसी तरह भी खुद को छुड़ा न सका। एक स्वर्ण वलय ने उसकी गर्दन कस कर दबोच ली। एक स्वर्ण वलय ने वानर की गर्दन को कसकर दबोच लिया। रज्जू को झटके देकर दानव ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके मस्तक पर 7-8 वार कर दिए। उन वारों से वानर की खोपड़ी जरा सी भी रक्तिम न हो पाई। यह देखकर दानव कहने लगा, निपुंज वानर, अगर तेरी खोपड़ी इतनी कठोर है तो अब मैं उस पर और वार नहीं करूंगा। बाद में तुझे मार देने के लिए तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अब तू मेरी दोनों निधियां मुझे तुरंत वापस लौटा दे। वानर ने जवाब दिया, मुझसे क्यों कहते हो? मेरे पास तुम्हारी कोई निधि नहीं है।
दानव ने बड़ी सावधानी से उसकी तलाशी लेकर तुम्बा और जेड पात्र खोज निकाले। फिर वह उसे रज्जू से घसीटते हुए गुफा में ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने ऊंचे सुर में कहा, भाई साहब, मैंने उसे पकड़ लिया है। वरिष्ठ दानव ने पूछा, कैसे? छोटे दानव ने बताया, नवदीक्षित सुन को आप खुद आकर देख लीजिए। वानर को देखकर वरिष्ठ दानवराज के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वह बोला, वही है, ये तो वही है। एक बहुत बड़ी रस्सी लेकर इसको खंबे से कसकर बांध दो। हम पहले इसके साथ तनिक मनोरंजन करेंगे। वानर को सचमुच बांध ही दिया गया और दोनों दानवराज मदिरा ढालने पीछे के कमरे में चले गए। खंबे से बंधे वानर की उछल कूद से शूकर उद्विग्न हो गया। धरन पर लटका वह मंदबुद्धि वानर से कहने लगा, क्यों, मेरे कान नहीं खा पाए ना? वानर बोला, मूर्ख, क्या तुझे वहाँ ऊपर लटका रहना अच्छा लग रहा है? अगर मैं किसी तरह यहाँ से निकल सका तो तुम सबको आजाद करने का भार मुझ पर ही रहेगा। शूकर ने व्यंग्य कसा, तुम तो सच में निर्लज हो, बिल्कुल निर्लज हो। खुद को तो मुक्त कर नहीं पा रहे हो, दूसरों को बचाने की बात करते हो। मैं तो बहुत भुगत चुका हूँ। अब यही अच्छा होगा कि हम सब गुरुदेव के साथ ही अपनी जान दे दें। तब कम से कम हम निम्नतर संसार में उनके लिए रास्ता तो कूद सकेंगे। वानर ने झिड़का, फालतू की बातें मत करो और देखो कि मैं यहाँ से कैसे निकल भागता हूँ। शूकर ने जानना चाहा, कैसे निकलोगे? अपनी मुक्ति की योजना शूकर को बताते समय महान मनीषी दोनों दानव राजों पर अपनी नजर रखे हुए था। वे दोनों अंदर बैठकर खाने का मजा ले रहे थे। छोटे दैत्यगण उनके लिए अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ और मदिरा पात्र लाते जा रहे थे। उनमें दो लड़खड़ाते हुए इधर उधर घूमते जा रहे थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। अपने सामने किसी को न खड़ा देखकर वानर ने अपनी यंत्रजालिक सिद्धियों का इस्तेमाल कर लोहदंड निकाल लिया। उस पर फूंक मारकर बदलो कहकर उसे विशुद्ध इस्पात की रेती में बदल दिया और उस रेती के 4-5 रद्दे लगाकर अपनी गर्दन पर कसे छल्ले को खोल डाला। फिर रेती हटाकर खुद को आजाद कर लिया। उसके बाद अपने शरीर से एक रोम उखाड़कर उसे अपने जैसा बदलकर उसको अपनी जगह पर बांधकर खड़ा कर दिया। फिर पलक झपकते न झपकते खुद को एक छोटे दानव में बदलकर वह उस प्रतिकृति के पास जा खड़ा हुआ। ऊपर धरन से लटका शूकर चिल्ला उठा, ये तो बड़ी भयानक बात है। नकली प्राणी को तो बंधन में जकड़ रखा है और असली को यहाँ ऊपर लटका रखा है। वरिष्ठ दानवराज ने मदिरा का चषक नीचे रखकर पूछा, यह शूकर इतना किस लिए चिल्ला रहा है? छोटे दानव का रूप धरे वानर ने आगे बढ़कर सूचित किया, यह शूकर नवदीक्षित सुन को रूपांतरण कर यहाँ से निकल भागने को उकसा रहा था। सुन के द्वारा इनकार कर देने की वजह से ही शूकर चीख रहा है। छोटे दानवराज ने कहा, कौन कहता है कि यह शूकर श्रेष्ठ है? अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये कितना बेवकूफ है। जाओ उसके थूथनी पर 20 डंडे मारो। वार करने के लिए जब वानर एक छोटा डंडा ले आया तो शूकर उससे कहने लगा, देखो ज्यादा जोर से मत मारना, नहीं तो मैं फिर चीखने लग जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम सच में कौन हो। वानर बोला, मूर्ख, तुम लोगों के लिए ही तो मैं ये सारे रूपांतरण करता रहता हूँ। तुम्हें हमारा भंडाफोड़ करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? इस गुफा में किसी भी दानव को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। तुम ही को इसको पता लगाना जरूरी था क्या? शूकर ने जवाब दिया, तुम अपना चेहरा भले ही बदल लो, लेकिन अपने पीछे के भाग को तो नहीं बदल सकते। वहाँ नीचे की ओर 2 नितंबों पर तो लाल धब्बे हैं ना, है कि नहीं? उन्हीं से मैंने तुम्हें पहचान लिया था। यह सुनकर वानर ने गुफा के भीतरी भाग में जाकर चुपचाप रसोई में घुसकर एक कढ़ाई के पेंदे पर रगड़कर अपने दोनों नितंबों पर कालिख लगा ली। फिर वह गुफा के आगे वाले भाग में लौट आया। शूकर ने कटाक्ष किया, यह वानर कहाँ भटकता फिर रहा है? उसके कूल्हे एकदम काले हो गए हैं। वानर अभी भी दानव राजों के सामने खड़ा रहकर उनकी निधियां चुराने की कोशिश कर रहा था। बहुत बुद्धिमान होने की वजह से मुख्य दरवाजे में घुसकर वरिष्ठ दानव राज के पांव खींचता वह कहने लगा, सम्राट, स्तंभ से बंधा नवदीक्षित सुन उछल कूद कर खुद को स्वर्ण रज्जु पाश से आजाद कर लेने की कोशिश कर रहा है। उसको किसी ज्यादा मोटी रस्सी से बांध देना सही रहेगा। बड़े दानव ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। यह कहकर उसने अपनी कमर पर बंधी सिंह चर्म की पेटी खोलकर वानर को दे दी और वानर ने उस नकली वानर को उससे कस कर बांध दिया। स्वर्ण रज्जु के एक एक फंदे को वह धीरे धीरे अपने कपड़ों की बाहों में घुसाता गया। फिर उसने अपना एक रोम उखाड़ लिया और उसे दिदीप्यमान स्वर्ण रज्जु की प्रतिकृति में बदल डाला और उसे अपने दोनों हाथों में रखकर दानवराज को सादर लौटा दिया। दानवराज मदिरापान में इतना व्यस्त हो रहा था कि उसने उस कृत्रिम स्वर्ण रज्जु पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह महान मनीषी ने रूपांतरण शक्ति द्वारा अपने रोम को दिदीप्यमान स्वर्ण रज्जु में बदल डाला। इस निधि को हथिया लेने के बाद वानर यथासंभव जल्दी गुफा से बाहर निकल गया और अपने वास्तविक रूप में आकर वह चिल्लाने लगा, नीच दानवों! दरवाजे पर खड़े दानव प्रहरियों ने पूछा, तुम कौन हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुरंत अंदर जाकर अपने उन अधम राजाओं से कह दो कि नवदीक्षित सुन आ पहुंचा है। यह समाचार सुनकर वरिष्ठ दानव स्तंभित हो गया। हमने नवदीक्षित सुन को पकड़ लिया है, अब दूसरा नवदीक्षित सुन कैसे आ सकता है? छोटे दानव ने उसे समझाया, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सारी निधियां तो हमें वापस मिल गई हैं। मैं अभी तुम्बा ले जाकर उसे उसमें भर देता हूँ। वरिष्ठ दानव ने चेतावनी दी, भाई सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। छोटे दानवराज ने तुम्बा लेकर बाहर निकलने का सोचा। उसने नवदीक्षित सुन जैसे ही एक व्यक्ति को सामने खड़ा पाया। अंतर केवल यही था कि वह उसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा था। उसने पूछा, तुम कहाँ से आए हो?
वानर ने जवाब दिया, मैं नवदीक्षित सुन का भाई हूँ। मैंने सुना है कि तुमने उसे बंदी बना रखा है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करने आ पहुँचा हूँ। छोटे दानवराज ने कहा, हाँ, मैंने उसे बंदी बना रखा है। वह गुफा के अंदर बंधनों में जकड़ा पड़ा है। अब जब तुम भी यहाँ आ ही गए हो तो तुम हमारे साथ जरूर युद्ध करना चाहोगे। मैं भी तुम्हारे साथ तलवार की दो हाथ करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूं तो क्या तुम में उस पुकार का जवाब देने की हिम्मत है? वानर बोला, तुम एक नहीं 10,000 बार मेरा नाम लेकर पुकारो, मैं 10,000 बार उस पुकार का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये जना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने पियर बार के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 能跳支舞吗？ क्या मेरे साथ डांस कर सकती हैं? 我请你喝一杯，好吗？ क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीदूं? ठीक है। 有空一起吃饭吧。 समय हो तो एक साथ खाना खाएं। 你真漂亮。 तुम सचमुच खूबसूरत हो। शावथांग जी, मेरे दोस्त ने सप्ताहांत में मुझे डिस्को जाने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि लड़की को नाचने के लिए आमंत्रित करने के लिए चीनी में कैसे कहा जाएगा। आप कह सकते हैं, 能跳支舞吗? 能跳支舞吗? 能 सकना या चाहना, 能 跳支舞 नाचना, डांस करना। 跳支舞 能跳支舞吗? 能跳支舞吗? क्या मेरे साथ डांस कर सकती हैं? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好，能跳支舞吗？ 好，小姐，你好，能跳个舞吗？ 不好意思，我有些不太舒服。 शावथांग जी, डांस के अलावा यदि मैं उसके लिए ड्रिंक खरीदना चाहता हूँ तो चीनी में कैसे कहना चाहिए? आप कह सकते हैं, 我请你喝一杯好吗? क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीदूं? ठीक है। 我请你喝一杯好吗? 我 मैं 我 请 का मूल अर्थ निमंत्रण है। यहाँ अर्थ है खरीदना। 请 你 आप या तुम, 你 喝一杯 एक ड्रिंक पीना। 喝一杯 好吗? ठीक है ना? 好吗? अब हम इन वाक्यों को दोहराएंगे। 我请你喝一杯好吗? क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीदूं? ठीक है। 我请你喝一杯好吗? आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 我请你喝一杯好吗？ 好啊， 想喝点什么？ 一杯橙汁，谢谢。 वो लड़की खूबसूरत है। ड्रिंक के बाद मैं उसे अपने साथ रात का खाना भी खिलाना चाहता हूँ। इस वाक्य को चीनी में कैसे कहना चाहिए? आप कह सकते हैं, 有空一起吃饭吧。有空一起吃饭吧。有空 का अर्थ है खाली समय होना। 有空一起 एक साथ, 一起吃饭 भोजन करना। 吃饭。有空一起吃饭吧。समय हो तो एक साथ खाना खाएं। 有空一起吃饭吧。 आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 有空一起吃饭吧。 好，什么时候呢？ 明天晚上可以吗？ 可以，没问题。 राकेश जी, जब आप किसी सुंदर लड़की से मिलें तो आमतौर पर सबसे पहले आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि वो बहुत सुंदर है।
तो चीनी में इस वाक्य को कैसे कहते हैं? मुझे मालूम नहीं, आप बताइए। सुनिए, इसे ऐसे कहा जाएगा, 你真漂亮。你真漂亮。你 तुम, 你 真 सचमुच, 真 漂亮 खूबसूरत या सुंदर। 漂亮。 पूरा वाक्य है, 你真漂亮。你真漂亮。तुम सचमुच खूबसूरत हो। आप यदि उसकी प्रशंसा में यह कहेंगे तो जवाब में लड़की प्रायः 谢谢 यानी धन्यवाद कहेगी। 谢谢。 आइए सुने आज के बाद की जाती बातचीत। 你真漂亮。谢谢。 अब हम आज के बाद की सारी बातचीत दोहराएं। 能跳支舞吗? क्या मेरे साथ डांस कर सकती है? 能跳支舞吗? 跳支舞 डांस करना या नाचना। 跳支舞。 我请你喝一杯好吗? क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीदूं? ठीक है। 我请你喝一杯好吗? 喝一杯 एक ड्रिंक पीना। 喝一杯。 有空一起吃饭吧。समय हो तो एक साथ खाना खाएं। 有空一起吃饭吧。有空 खाली समय होना। 有空一起吃饭 एक साथ भोजन करना। 一起吃饭。你真漂亮。你真漂亮。तुम सचमुच खूबसूरत हो। 真漂亮 सचमुच सुंदर। 真漂亮。 आए अब आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1。 你好，能跳支舞吗？好，小姐，您好，能跳个舞吗？不好意思，我有些不太舒服。 बातचीत 2。 我请你喝一杯好吗？好啊，想喝点什么？一杯橙汁，谢谢。 बातचीत 3। 有空一起吃饭吧。好，什么时候呢？明天晚上可以吗？可以，没问题。 बातचीत 4। 你真漂亮。谢谢。 तो श्रोताओं, ये थी आज के बाद की बातचीत। अब राकेश वत्स और शादान को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।